नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके री एग्ज़ाम के लिए हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसमें 10 प्रैक्टिस सेट आएंगे और अभी मैं आपके समक्ष ओनली जीएस का ही सेट करा रहा हूँ भाई। इससे पहले मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ और वहां जाके देखो। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑप्शन नंबर 1 आर्गन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। देखो, ये चारों ही गैस जो है आपकी वो आपकी हवा में है, यानी वायुमंडल में आपकी चारों की चारों गैसें हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, यानी किस गैस की प्रधानता सबसे ज्यादा है। तो इसमें आपकी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस की प्रधानता आपके वायुमंडल या आपकी जो हवा है उसमें सबसे ज्यादा है। अब कौन से गैसों का प्रतिशत कितना है ये हम देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है भाई आपके वायुमंडल में। नाइट्रोजन कितनी है आपकी? 78.08%। ये बच्चों को सभी को पता होता है। दूसरी जो गैस है आपकी वो है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है आपकी भाई? 20.95%। ठीक है। तीसरे नंबर की जो गैस है, आप मुझे बताओ भाई तीसरे नंबर गैस कौन सी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई। तीसरे नंबर की गैस है भाई इसमें आर्गन। बहुत से बच्चे समझते हैं कि तीसरे नंबर की गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो कि गलत है भाई। कितना है भाई? 0.93% भाई। चौथे नंबर की जो गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कितना भाई? 0.3 या 0.4 भी कभी कभी ऑप्शन में आता है भाई, प्रतिशत। ठीक है भाई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं भाई आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है और आपके वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखो, 4 जो गैसें मैंने आपको बताई, इनसे अलावा और बहुत सारी गैसें हैं भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, यानी कौन से ऐसे देवता है जिनका वर्णन सबसे ज्यादा बार किया है। तो भाई आपके जो देवता हैं वो है वरुण। वरुण देवता की जो संतुति है वो आपकी 250 बार की है भाई। कितनी बार? 250 बार। लेकिन जो अग्नि है आपकी, अग्नि कितनी भाई? 200 बार आपकी संतुति की है। अब थोड़े से फैक्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं भाई। हम यहां देखते हैं, अगर कोई सबसे पहला कोई धर्म ग्रंथ है, अगर धर्म ग्रंथों के ऊपर कोई रचना है तो सबसे पहला आपका धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है। और वेद की रचना की थी वेद व्यास ने भाई, वेद व्यास। ठीक है। वेद कितने हैं? वेद हैं आपके 4 भाई। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे भाई। ऋग्वेद में आपके जो है 10 मंडल हैं। 1028 आपके सूक्त हैं। 10,462 ऋचाएं, यानी आपके मंत्रों की चर्चा करिए भाई। ठीक है। इसी ऋग्वेद में आपको बताया
कि इंद्र जो है वो सबसे प्रिय देवता है, जिनकी संतुति 250 बार की गई है। और अग्नि जो है, अग्नि की 200 बार की गई भाई। ठीक है भाई। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो पंडित होता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पंडित, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसको हम ऋग्वेद की भाषा में होत्र कहते हैं। होत्र। जो आपके ऋग्वेद हैं उसके 10 मंडलों में से कुछ आपके मंडल आपके पेपर में आते हैं भाई। जैसे मैं कहूं ऋग्वेद का 3रा मंडल, 3rd मंडल। ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपके जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र की चर्चा आपकी। और यह गायत्री मंत्र जो आपका सावित्री को समर्पित है। सावित्री, ठीक है, या आपका सूर्यदेव। ठीक है भाई। यानी जो आपका 3रा मंडल है आपका किससे संबंधित है? इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि आपके सावित्री देवता को समर्पित है या आपका सूर्य देव को। ठीक है। जो आपका 7वां मंडल है, जो आपका 7वां मंडल है आपका, उसमें क्या है? उसमें 10 राज्य युद्ध। ठीक है। यानी ये 10 राजाओं की सेना एक तरफ थी और इसमें एक राजा अलग था, मतलब दोनों के बीच युद्ध हुआ था। यानी एक तरफ से 10 राजा थे और एक तरफ से मात्र एक ही राजा था भाई। ठीक है भाई। और यह 10 राज्य युद्ध जो है, ये भरत के राजा सुदास, भरत का राजा था सुदास, और जनजातियों के संघर्ष। इधर से जनजाति थी, जनजाति यानी जनजाति के कबीले थे इधर से, और उधर से आपका राजा सुदास थे। यानी इनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। यानी यह राजा सुदास और जनजातियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद का आपका 9वां मंडल है भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। 9वां मंडल जो आपका, वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता। ठीक है। ऋग्वेद का जो आपका 10वां मंडल है, इसमें आपके 4 वर्णों की चर्चा की है। 4 वर्ण, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपको शूद्र। ठीक। ब्राह्मण का की जो उत्पत्ति है वो हमारे मुख से बताइए, कि मुख से हमारा जो ब्राह्मण बोल देगा वही सब कुछ सच हो जाएगा भाई। क्षत्रिय जो है वो इसकी उत्पत्ति भुजा से बताइए भाई, कि इसकी भुजा अच्छी है। वैश्य जंघा, या में जो हमारी जो जांग है, और शूद्र जो हमारे पैर है, यानी पैरों के नीचे के स्थान। आई होप आप इन बातों को समझ पाए होंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, जो आपका ये ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद। नंबर 1 यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। सामवेद, सामवेद ऐसा वेद है जो संगीत के माध्यम से गाया जाता है, यानी जिसमें संगीत के बारे में चर्चा मिलती है। यानी सा रे गा मा पा, ये सब सामवेद में है। आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपका जितना भी वशीकरण है, वशीकरण, जादू टोना, जितना भी टोकटा वगैरह है, ये सब इसमें मिलते हैं। ये तो थे आपके वेद। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि वेदांग कितने हैं, वेदांग भाई आपके 6।
ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो भाई आपकी ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी भाई, 1948। इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, यहां पे क्या है ना, इसमें जो आपके हैदराबाद है, इसमें आपकी जो आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, उनकी ट्रेनिंग होती है भाई। ठीक है, एक सेंटर और है आपका देहरादून में, देहरादून के कहा, मसूरी में, जहां आपके आईएएस ट्रेनिंग करते हैं, मसूरी, जो है आपका लबसना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन है आपके अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपरोक्त सभी। तो ये जो आपका उपरोक्त सभी है, इन सभी में ही जो है आपके भारतीय पुरातन ग्रंथ में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। ठीक है भाई, सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, ये है चाणक्य या कौटिल्य भी उन्हीं का नाम है, कौटिल्य, या आपका विष्णुगुप्त, एक ही नाम आपका है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है जिन्होंने इस अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था। यह अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल, क्योंकि ये जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यानी ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये आपकी राजनीतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र से आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक होगी, ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, ये जो आपकी मनुस्मृति है, मनुस्मृति के बारे में क्या है कि ये सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति, और इस स्मृति का संबंध किस काल से है? शुंग वंश से, शुंग काल या शुंग वंश। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो वुमेन पावर लाइन के नाम से 1090 को जाना जाता है। अभी जो हाल फिलहाल में आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आपका फिक्स था इस टाइप का, तो भाई सभी क्वेश्चनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई। पहला है वुमेन पावर लाइन, कितना है भाई आपका? 1090। अगला एक नंबर है आपका 1098, जैसे वुमेन से संबंधित था,
ये चाइल्ड लाइन है भाई, बच्चों से संबंधित। ठीक है। एक नंबर है आपका 1930। इसका संबंध साइबर अपराध से है, साइबर अपराध। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है। एक नंबर है आपका 1076। ये आपका मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। ठीक भाई। अब पूछता है उत्तर प्रदेश का नारा या मोटो क्या है, या तो उत्तर प्रदेश का क्या नारा है। तो उत्तर प्रदेश का नारा है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अब मैं आपसे एक होमवर्क पूछता हूं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्र चिन्ह के बारे में जितनी आपको नॉलेज है आप अपने कमेंट में मुझे बताओ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था। यह आपका 2006 में अधिनियम आया था। अधिनियम में लिखी गई थी कि महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यानी इसे 2005 में संसद लेके आई थी घरेलू महिलाओं की हिंसा से, और इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू कर दिया भाई। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपकी गुजरात राज्य में आपकी स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपका, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष थे, उनकी प्रतिमा है जो कि गुजरात में है। और यह प्रतिमा जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा। जब ये सबसे ऊंची प्रतिमा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर, जिस दिन हम इनका जन्मदिन मनाते हैं, 31 अक्टूबर 2018 इनके जन्म दिवस पर मोदी जी ने इनका उद्घाटन करवाया था। अब आपके लिए एक होमवर्क है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को जिसने डिजाइन किया था उस डिजाइनर का आप नाम बताओ भाई कमेंट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार जो है वो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा हो इसलिए गोकुल पुरस्कार आपका दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो आपका ये हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौते से क्वेश्चन भाई कभी ना कभी पूछा ही जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं भाई। आपका ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता जो भाई किस चीज का परिणाम था। आपको पता है कि वर्ष 1965 में
कब? वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था भाई, और इस युद्ध में आपका पाकिस्तान की हार हुई थी। पाकिस्तान की हार होने के बावजूद भी जो है हमारे यहाँ से जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, लाल बहादुर शास्त्री, ये आपके ताशकंद गए थे, ठीक है। और इस समझौते की तारीख थी 10 जनवरी 1966, यानी 1965 में युद्ध हुआ था, उससे अगले साल 1966 में ये समझौता हुआ था। यानी किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको पता लग गया कि हमारी तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो थे उधर के राष्ट्रपति अयूब खान। ठीक है। इसी समझौते के बाद कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद समझौते में हुई? तो आपकी लाल बहादुर शास्त्री। अभी वर्तमान समय में जो ताशकंद आप देख रहे हो, पाकिस्तान में समझौता हुआ था। ये ताशकंद पड़ता कहाँ? अब ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान कंट्री है, आज ये उसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? यानी कहां पर पुर्तगालियों ने अपना शासन स्थापित नहीं किया था? तो पुर्तगालियों ने बंबई में भी अपना शासन स्थापित किया, हुगली तो इनका मेन केंद्र था ही, चोल में भी किया, लेकिन ये जो आपका मछलीपट्टनम है, यहां पर आपके पुर्तगाली नहीं थे, बल्कि कौन थे? डच। ये ही डचों का मुख्यालय था आपका मछलीपट्टनम। ठीक है। पुर्तगाली के बारे में देखते हैं कि पुर्तगाली एक ऐसी सत्ता थी जो भारत में सबसे पहले आए। कब? 1498 में आए और 1961 में ये गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शक्ति भारत में पहले आई और सबसे बाद में गई? तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए, वास्को डी गामा आया था आपका भारत। वास्को डी गामा पुर्तगाल से था, जिसका स्वागत जिमोरिन ने किया था, और 1961 में ये गए। यानी बहुत सारी आपकी फसल भी मैंने बताया था कि बहुत सारी फसल जो है ये पुर्तगालियों की देन है, जैसे आपकी तंबाकू वगैरह होगी, प्रिंटिंग प्रेस होगी आपकी जो है। ठीक है। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 1498 में चलो वास्को डी गामा भारत आया, लेकिन 1492 में एक और यात्री निकला था जिसका नाम था कोलंबस। आप मुझे बताओ कि कोलंबस जो है ये किस देश का निवासी था भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, या आपका उपनिषद? ठीक है भाई, इसका जो राइट आंसर है, जो आपका उपनिषद है ना, उपनिषद आपका ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है। बहुत सारे जो दार्शनिक थे उनका यही मानना था कि इसमें जो है वो ज्ञान कोश छिपा हुआ है। ज्ञान कोश यानी डिक्शनरी इसी से छुपी हुई है। उपनिषद से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, देखते हैं। उपनिषद, और एक शब्द और आता है भाई आपका पुराण। पहले तो कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि भाई कि उपनिषद कितने हैं और पुराण कितने हैं। जो आपके उपनिषद है भाई वो है 108, जो पुराण है भाई वो आपके 18 है। लेकिन जब भी भाई ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 18 108 एक से ही शब्द लगते हैं पेपर में। तो एक ट्रिक लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो पुराने लोग थे ना, जो पुराने बॉडी बिल्डर थे,
उनके 18 इंच के डोले थे भाई। देखो मैंने तो भाई हमेशा ऐसे ही याद किया है, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो भाई आपका। आगे जो आपका दर्शन है उसके बारे में देखते हैं भाई। आपसे के पेपर में कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं भाई, यानी उनके रचयिता। ठीक है, पहले है योग दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, चारवाहक दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और आपका है एक लिंगायत दर्शन। इसको लिख देता हूं यहां पे, लिंगायत दर्शन। अब इनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं भाई पेपर में। जो योग दर्शन है उनके हैं भाई आपके जो है, क्योंकि योग कौन करते हैं भाई, योग करते हैं अभी बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव आपको पता है कि पतंजलि इनकी कंपनी है, पतंजलि। ठीक भाई। न्याय दर्शन, न्याय के कौन है भाई, गौतम, क्योंकि गौतम बुद्ध ने हमेशा न्याय ही किया है भाई। वैशेषिक के भाई आपके महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। चारवाहक के भाई चारवाहक ही है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन के बहुत सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 4 स्टार भाई। सांख्य दर्शन कपिल, कपिल मुनि। ठीक भाई। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा आपके महर्षि बद्रायण। ठीक भाई। और लिंगायत दर्शन के आपके जो भाई, लिंगायत दर्शन के यहां लिख रहा हूं भाई, लिंगायत दर्शन के महर्षि वासवराज, वासवराज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? तो ये है भाई आपका होशियारपुर, और होशियारपुर पड़ता है आपका पंजाब में। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो यह थाना खुद चलकर, यानी थाने के कर्मचारी खुद चलकर आपके घर पर आएंगे भाई। आपको थाना जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, यानी 1 MB जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 MB होती है 1024 KB, यानी किलोबाइट के बराबर। थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट से समझते हैं भाई, यानी अब हम जो है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो पहले समझते हैं बिट के बारे में। बिट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भाई क्या, बिट। अब 1 बाइट कितने के बराबर होता है भाई? 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है भाई आपका। ठीक है। पहले सबसे छोटी बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ठीक है। अब टीबी, जीबी, एमबी और केबी में आपका रिलेशन देखते हैं भाई। एक टीबी की बात करूं तो एक टीबी जो आपका 1024 जीबी के बराबर है। एक जीबी जो आपका 1 जीबी वो 1024 एमबी के बराबर है, और एक एमबी जो है आपका वो 1024 केबी के बराबर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई डिक्टो। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था?
थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि जो महाराणा प्रताप का पुत्र था राणा अमर सिंह, ये आपका राणा अमर सिंह, क्योंकि महाराणा प्रताप की इधर मृत्यु हो गई थी, उधर अकबर की मृत्यु हो गई थी, दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, ठीक है, और मेवाड़ इधर था। महाराणा प्रताप के मरने के बाद भी मेवाड़ मुक्त रहा था, यानी पूर्ण तरीके से मेवाड़ विजित नहीं हुआ था। तो जहांगीर हमेशा जो है इस मेवाड़ पर आक्रमण करता था भाई, जहांगीर हमेशा इस मेवाड़ पर आक्रमण करता था, लेकिन अमर सिंह कभी भी इनसे नहीं हारा। लेकिन जहांगीर का पुत्र था खुर्रम। खुर्रम खुर्रम बोले तो शाहजहां। जब शाहजहां इस लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है कि चलो मैं भी देखता हूं एक बार, तो खुर्रम यानी अर्थात शाहजहां मेवाड़ को विजित कर लेता है, और विजित करने के बाद ये सब चीजें दे देता है जहांगीर को। फिर जहांगीर जो है, जहांगीर आपका जो राणा अमर सिंह है इनसे संधि कर लेते हैं। तो कौन? जहांगीर। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो थोड़ा सा गरीबी हटाओ के नारे के बारे में देखते हैं। तो आपकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब चली भाई? 1974 से लेके 1978। पंचवर्षीय योजना जो है ये 5 वर्ष के लिए होती है भाई, 5 वर्ष। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये 1974 से लेके 1978 तक मात्र ये 4 वर्ष चली भाई। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष चली, कौन सी भाई? तो वो 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। इसमें ही जो है आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया भाई, आत्मनिर्भरता, और इसी में ही गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, क्योंकि देखो पंचवर्षीय योजना अब खत्म कर दी गई है, कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पहले पूछा जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार। भाई देखो, जो कावेरी नदी है वो मैसूर के पठार से नहीं निकलती भाई, बल्कि पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती भाई। ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक में पड़ती है भाई। ब्रह्मगिरी पर्वत कहां पड़ता है? कर्नाटक। ठीक है भाई। और ये जो कावेरी नदी है ये एक सदा नीरा नदी है, सदा नीरा, यानी इसमें सदा नीर रहता है, हमेशा पानी रहता है भाई। एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 12 के 12 महीने पानी रहता है भाई। ठीक है। ताप्ती नदी जो है वो बैतूल के पठार से निकलती है। सोन नदी जो है पेंड्रा का पठार, भाई देखो ये गलत है भाई, ये सोनभद्रा नदी होना चाहिए भाई, क्योंकि सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पास से निकलती है भाई, अमरकंटक के पास से, जहां से आपकी अमरकंटक, जहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। और गोदावरी नदी जो आपकी ये टिम्बराक का पठार यानी त्रियंबक नामक गांव से निकलती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? भाई जो भी आपका साग सब्जी है जैसे आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, यानी जो भी ये कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इन पर नियंत्रण लगाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन। आप कभी भी ऑपरेशन ग्रीन का संबंध भाई ये पौधे वगैरह से मत लगा देना भाई, क्योंकि ग्रीन है तो पौधे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। गोवर्धन योजना का संबंध किससे है?
सरकार ने इस बार बजट में गोबर धन योजना को डाला था, यानी 2023 वाले में। तो गोबर एवं अपशिष्ट ठोस का प्रबंधन, जो गोबर और गोबर से जो चीजें बन सकती हैं, उन चीजों को गोबर धन योजना में डाला गया सरकार ने भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है भाई? ठीक है भाई, तो आपका ये हो जाएगा 103 मिलियन भाई। मैं आपको बता दूं कि जो वयोवृद्ध है भाई, इसका मतलब क्या है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है भाई, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। 2011 की जनगणना के तहत भाई, 2011 की जनगणना के तहत आपके 10.3 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी महिला और पुरुष ऐसी हैं जो आपकी 60 वर्ष से प्लस हैं। इसमें से आपकी जो है 5.3 करोड़ आपकी महिला है और आपके जो 5 करोड़ है भाई वो पुरुष हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन महिला पूछा है, तो महिला पूछा है तो भाई आपका जो है ये आपका सी आंसर हो जाएगा भाई, 53 मिलियन। अगर खाली पुरुष पूछता तो भाई 50 मिलियन, 50 मिलियन। अगर टोटल पूछता तो 103 मिलियन भाई। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी भाई? ठीक है, तो भाई ये 13 मई 1952 को इसकी पहली लोकसभा आयोजित की गई थी। ठीक है, लोकसभा। अगर मैं लोकसभा के गठन की बात करूं कि लोकसभा का गठन कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था आपका भाई 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। लेकिन इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी भाई। जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो इसमें आपके जी वी मावलंकर यानी गणेश कुमार वासुदेव मावलंकर पहले वैसे ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, कोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो भाई दलाई लामा। क्या होता है जब ठंड पड़ती है, जब आपकी ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ने पर दलाई लामा जी जो है वो कोटला पैलेस में रुकते हैं। कोटला पैलेस की कीमत अगर मैं आपको बता दूं तो 160 करोड़ रुपया भाई, 160 करोड़ रुपए में ये कोटला पैलेस बना हुआ है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो नोरबुलिंग पैलेस में रुकते हैं भाई, और ठंड में रुकते हैं भाई कोटला पैलेस में। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था भाई? तो ये थे भाई आपके 1893 में। आपको पता है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका ये गए थे 1893 में। ठीक है, और वापस कब आए थे भाई? वापस आए थे आपके 9 जनवरी 1915। इसी 9 जनवरी को फिर जो है आपका राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता भाई। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? देखो जरीब मैं आपको बता दूं, जरीब एक प्रकार की भूमि मापन की इकाई है। भूमि मापन की इकाई है। मापन जो वास्तविक भूमि मापन है उसका 1/10 होता है जरीब। जरीब में आपका फीता भी होता है, छल्ला भी होता है और गट्ठा भी होता है।
तो आपका तीनों इससे संबंधित भाई, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होती है? 1 एकड़ जमीन की बात करूं तो 4840 वर्ग गज, सही है बिल्कुल। 10 वर्ग जरीब के बराबर होती है, सही है। 0.40467 हेक्टेयर, यानी उपरोक्त सभी। देखो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है, इनको भाई आप रट लो भाई, इसमें कोई भी बताने की चीज नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, इस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी भाई। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने की थी। ठीक है, कौन सा वंश था इनका? संगम वंश। इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर की हम्पी। आप मुझे बताओ, हम्पी चित्र जो है वो कितने रुपए के नोट पर है भाई? कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र बना हुआ है? अगला है चोल वंश का संस्थापक था विजाल्य। इसकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर या तंजावुर। ठीक है भाई। अगला है आपका बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो भाई औरंगजेब कभी भी शराब को नहीं छूता था भाई। इसको जो है जिंदा पीर और आलमगीर। जहांगीर को सलीम, शाहजहां को खुर्रम। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर में लाने का श्रेय दिया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड भाई। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है भाई ये उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। लेकिन अगर मैं इसके कब्जे की बात करूं कि इस पर कब्जा किसका है, इस पर कब्जा भाई आपका डेनमार्क। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आगे ये पूछे कि ये तो मैं बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपने बता दिया ग्रीनलैंड है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, यहां पे नदी द्वीप लग के शब्द आ रहा है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। उसका आंसर है मांजुली द्वीप। ठीक है, और मांजुली द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये है कौन से राज्य में? असम राज्य में पड़ता भाई, ये असम राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में समय अंतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? तो 1 घंटे में 15 डिग्री आपकी देशांतर दूरी होगी। थोड़ा सा इस चीज को भाई मैं आपको समझा देता हूं भाई। देखो, जैसा कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है आपकी, वो आपकी जो देशांतर रेखा होते भाई। ठीक है, देखो मेरा पेन ऐसे चल रहा है, जो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में आपको 24 घंटे लगते हैं। इस 24 घंटे में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और अपने अक्ष पर अगर कोई चीज घूमेगी तो आपका कितने डिग्री घूमेगी? लगभग 360 डिग्री भाई। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट।
1440 मिनट। 1440 मिनट आपका 360 डिग्री के बराबर है। 0 से 0 गया, 36 चौका 144, यानी 4 मिनट में पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूमती है भाई। पहले तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया कि इसने बोला है कि पृथ्वी 1 घंटा में कितने डिग्री घूमेगी। जब 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 घंटा में आपका 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी। आपके क्वेश्चन का तो आंसर भाई ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको पता है कि पूरे विश्व का जो समय है वो लंदन के ग्रीनविच टाइम से है। लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है? 0 डिग्री भाई। हमारा जो समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से हमारा समय है, यानी प्रयागराज। अब जब आप 0 डिग्री से पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो आपके समय में होगी वृद्धि। जब आप 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो आपके समय में होगी कमी। ठीक है, आपको पता है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है भाई? 4 मिनट। ये कितने डिग्री है भाई? इनके बीच का डिफरेंस कितना? 0 से 82.5, यानी 82.5 डिग्री का आपका डिफरेंस है भाई। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? तो अगर कैलकुलेशन करो तो भाई 330 मिनट, और 330 मिनट जो आपका भाई 5 घंटा और आपका 30 मिनट होता भाई। यानी मैं कह सकता हूं कि जो लंदन का समय 0 डिग्री जो कि लंदन का समय है, और हमारा जो समय है, हमारा समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है भाई। ठीक है, क्योंकि जब पूर्व की तरफ बढ़ते तो समय हमारा बढ़ता है भाई। और कितने घंटे आगे भाई? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको पता है कि ये हमारा भारत है। ठीक है, इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? वो है 68.7 से 97.25, यानी कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है भाई। 1 डिग्री में कितने मिनट? 4 मिनट। 30 डिग्री में कितने मिनट? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। यानी मैं कह सकता हूं कि गुजरात का समय, जो यहाँ पे गुजरात आपका और उधर जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है भाई? 2 घंटे का अंतर है भाई। मैंने बस आपको ये चीज बता दी कि अगर आप 0 डिग्री से पूर्व दिशा की तरफ जाओगे तो समय में वृद्धि होगी, पश्चिम दिशा की तरफ जाओगे तो समय में कमी होगी। आप मुझे बताओ, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। इधर 12 घंटे बढ़ेंगे भाई, इधर 12 घंटे कम होंगे भाई। इधर 12 घंटे कम होंगे, इधर 12 घंटे आपके भाई जो है बढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री पे खड़ा है और यहाँ पे 7 बज रहे हो, 7 बजे हो, तो यहां पर 9 कब बजेंगे भाई? 9 कब बजेंगे, यानी कितने डिग्री पे वो आदमी खड़ा होगा जब 9 बज रहे होंगे? आई होप आपको चीजें समझ में आए होंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वह क्या कहलाता है? तो धुंध जो बड़े नमी के कणों से बना है उसे कहते हैं भाई कोहरा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो इसे कहते हैं भाई हम बलुई मिट्टी भाई, बलुई, या इसके भाई रेतीली मिट्टी भी इसी को ही कहते हैं भाई, रेतीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका जो है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे भाई आपके आर्किमिडीज। आपको पता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके क्या है? उसके भार में कमी आती है भाई, भार में कमी। आयतन में कमी नहीं है भाई, भार में कमी आती है। और ये कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। जितना भार होगा उसके ही द्वारा हटाया गया इतना द्रव होगा भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भाई आर्किमिडीज। और बाकी जो है, जैसे न्यूटन ने आपके गति के नियम दिए भाई, गति के नियम कितने भाई? गति के नियम आपके 3। जैसे जॉन डाल्टन, इन्होंने
परमाणु सिद्धांत, इन्होंने बताया परमाणु सिद्धांत। जैसे केपलर ने आपकी ग्रहों की खोज की भाई, ग्रहों की खोज आपकी जो है केपलर ने की। और आई होप भाई आपको चीजें समझ में आई होगी भाई। सबसे पहले तो भाई जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका कमेंट मुझे जरूर बताया करो भाई। दूसरा, आप भाई वीडियो में क्या सुधार लाना चाहते हो भाई। देखो आप सभी को पता है कि भाई मैं ऑलरेडी यूपी पुलिस में वर्किंग हूँ, तो समय का अभाव रहता है भाई, समय का बहुत ही ज्यादा अभाव रहता है, और समय निकालकर मैं आपसे भाई वीडियो शेयर करता हूँ भाई। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका यूपी पुलिस का पेपर है ना, ये बिल्कुल सेम कंटेंट पे ऐसे आएगा भाई। ठीक है, और बाकी कोई भी आप भाई सुधार चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ भाई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।